हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पिछले वाले जो भी पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन बनाए हैं वैसे तो देख ही लिए हैं, फिर भी अगर ना देखे हो तो एक बार चेक कर लेना, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और जहाँ पे लूपहोल्स है कॉन्सेप्ट में उनको और बेटर किया जा सके चीज़ों को। नेक्स्ट अपना चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही ऑलमोस्ट लिंक है, बट इसमें हम अलग अलग तरीके की एंथैल्पी कैलकुलेशंस पर बात करते हैं, राइट? तो बहुत रेगुलर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से, लेकिन फिर भी आते रहते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था थर्मोकेमिस्ट्री से। जेई एडवांस 2023 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था थर्मोकेमिस्ट्री से। 22 में ये क्वेश्चन आया था और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव भी था। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल क्या रहे हैं कि 2 मोल हमारे पास Hg गैस है, इसको हम बर्न कर रहे हैं फिक्स वॉल्यूम कैलोरीमीटर में, और एक्सेस ऑफ O2 गैस हमने ले रखी है 298 केल्विन एंड 180 एम पर। और इसको जब कंबशन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है 298 से 312.8, और हीट कैपेसिटी हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की दी है, तो और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Hg गैस का दिया हुआ है। तो इस डेटा को यूज करते हुए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HgO सॉलिड का बताना है, और वैल्यूज की x किलो जूल दी है, तो x कितना होगा मैग्नीट्यूड, वो हमको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन में 2 मोल Hg गैस के कंबशन का डेटा दिया है। मतलब अगर चेक करोगे तो 2 Hg गैस, अगर इसकी रिएक्शन लिखें, प्लस O2 गैस से बनेगा HgO सॉलिड 2 मोल। और इस रिएक्शन के लिए हमको Q की वैल्यू दी है, और Q की वैल्यू दी है तो यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे Q क्या होगा, डेल्टा U होगा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा U का एक डेटा हमें दिया है अलग तरीके से। अब कैसे निकालेंगे वो डेटा कनेक्ट करके, वो देखते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो जाता है 298 से 312.8, और इसमें हमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू दी है। तो भाई इस Q को हम C डेल्टा T लिख सकते हैं, और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो माइनस लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू है ये। तो Q को हम C डेल्टा T लिख रहे हैं। अब C की वैल्यू हमें दी जा रही है क्वेश्चन में 20 किलो जूल, और डेल्टा T अगर चेक करें, डिफरेंस ये 298 से 312.8, तो ये आ रहा है 14.8। ठीक है, तो ये किलो जूल में अपने पास आ जाएगा Q का वैल्यू, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये Q हमको मिल जाएगा 296। तो -296 किलो जूल इस रिएक्शन का डेल्टा U वैल्यू है। ठीक है, इस रिएक्शन का है, मतलब ये देखो 2 मोल HgO फॉर्मेशन का डेटा हमारे पास ये दिया हुआ है। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए हम डेल्टा U से डेल्टा H निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HgO सॉलिड की कैलकुलेट करनी है, जिसमें ये चीज काम आएगी। तो हम इस रिएक्शन के लिए ही पहले डेल्टा H निकाल लेते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा U की वैल्यू -296 है रिएक्शन में। डेल्टा Ng गैस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का चेंज, HgO सॉलिड है, लोगे नहीं। Hg गैस है, ये लोगे। O2 गैस है, इसको भी लोगे। तो ये कितना हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -3। R का वैल्यू 8.3 दिया है जूल में, और टेम्परेचर 298 पे सारा कुछ कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ गलती होती है
कि ये टर्म जो लिखा है वो है किलो जूल वाला, और ये जो हमने निकाला है वो है जूल वाला। कई बच्चे डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक का ध्यान रखना, इसको भी किलो जूल में बदलना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू भी किलो जूल में आ जाएगी। और यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा सा, तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है 303 माइनस का 0.42, इतने किलो जूल ये वैल्यू आ रही है डेल्टा एच की फॉर द रिएक्शन। ठीक है, अब डेल्टा एच रिएक्शन का आ गया, तो एक काम करते हैं कि अभी ये 2 मोल HgO सॉलिड Hg गैस से जो बना रहे हैं उसका डेल्टा एच आया है, तो 1 मोल के लिए निकाल लें अगर, तो वैल्यू जस्ट इसकी हाफ हो जाएगी। फॉर 1 मोल ऑफ HgO सॉलिड अगर कैलकुलेट करें डेल्टा एच, तो ये आ जाएगा जस्ट इसका आधा, तो ये वैल्यू हो रही है 151.71 किलो जूल। तो ये 1 मोल HgO सॉलिड के लिए है, मतलब अगर रिएक्शन को ऐसे लिखा जाए Hg गैस प्लस हाफ O2 गैस से HgO सॉलिड, तो इस रिएक्शन का ही डेल्टा एच है हमारे पास। अब हमें चाहिए डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड। अच्छा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड का मतलब क्या है? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड अगर निकालना है तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल HgO सॉलिड बनाना है फ्रॉम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट इन नेचुरल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो नेचुरल फॉर्म Hg की क्या है? Hg गैस है क्या? Hg लिक्विड, और ऑक्सीजन की O2 गैस है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, इसको हम डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड बोलेंगे। ठीक है भाई, तो अब इस रिएक्शन का निकालना है, और अभी जो हम लाए हैं वो किसका लाए हैं? अभी लाए हैं Hg गैस प्लस हाफ O2 गैस से HgO सॉलिड बनने का डेल्टा एच लाए हैं, और ये डेल्टा एच देखो कितना आया था, -151.71, -151.71 किलो जूल। हमें चाहिए ये वाला डेल्टा एच। तो अगर हम इस रिएक्शन को कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये पूरा साइक्लिक पाथ बन जाएगा और ऐसा लगा सकते हैं। अच्छा, Hg लिक्विड को Hg गैस में कन्वर्ट करने में कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है? नोटिस करो क्वेश्चन में ये गिवन है वैल्यू 61.32, तो ये वैल्यू है 61.32। ठीक है, और 61.32 है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन यहाँ से निकल आएगा HgO सॉलिड का 61.32 माइनस 151.71 किलो जूल, तो ये वैल्यू आ गया 90.39 आ रहा है माइनस का। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ रही है। अब ये आ रही, तो हमको क्या देना था? हमको मैग्नीट्यूड देना था। ठीक है, और मैग्नीट्यूड देना था, तो मॉड ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड, इसको हम लिखेंगे मॉड एक्स, और जो वैल्यू है 90.39, एंड दिस इज आवर आंसर 90.39। ठीक है, अच्छा, जेई ने इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो बेसिकली इस रेंज में दिया था
89 से 91। बेसिकली इस रेंज में इसलिए दिया था ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने में थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी होते हो तो आंसर में बहुत फर्क ना पड़े, इस रेंज में आंसर आए। तो ये जेई का आंसर है इस रेंज का। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है प्रॉपर। बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या वैसे? कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर को ही बॉम्ब कैलोरीमीटर कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस कराते हैं तो हीट चेंज डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डेफिनेशन पर बेस है। थर्मोकेमिस्ट्री में इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं और ये जेई 2019 में आया हुआ है। जेई 2019 में। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन सा होगा। तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करनी है तो इसका मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो हम मैं बात कर लूं। एक तो रिएक्टेंट्स शुड बी इन एलिमेंट्री मोस्ट स्टेबल फॉर्म। एक तो डेफिनेशन में ये ध्यान रखोगे। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल प्रोडक्ट। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो उस केस में एंथैल्पी चेंज जो होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो देखो वन बाय वन। पहले में देखो 1 मोल O3 गैस बन रही है और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट से बन रही है। एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेचुरली O2 की फॉर्म में रहता है, यही नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही कि 1 मोल भी बन रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एलिमेंट्री मोस्ट स्टेबल फॉर्म में भी। सेकेंड में सेकेंड में अगर देखो तो SO2 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है। इसके अंदर के एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नेचुरली O2 गैस की फॉर्म में मिलता है, मोस्ट स्टेबल नेचुरल फॉर्म। और सल्फर अगर देखो तो एसिड की फॉर्म में मिलता है, रोम्बिक सल्फर, ये नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। तो ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, तीसरे में गड़बड़ ये है कि 2 मोल H2O बन रहा है। बाकी रिएक्टेंट नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म में ही है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ही, बट प्रोडक्ट क्या है? 2 मोल बन रहा है, इसलिए गलत है। और डी ऑप्शन में भाई प्रोडक्ट तो 1 मोल बन रहा है लेकिन बनना चाहिए एलिमेंट से। तो हाइड्रोजन तो नेचुरली H2 गैस की फॉर्म में मिलता है, बट कार्बन सी ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे क्या है? सी सॉलिड, सॉरी सी गैस मिलता है, सी सॉलिड की फॉर्म में, सी ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर करेक्ट हुआ केवल ए बी। तो देखो इस तरह के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत थर्मोकेमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। नो, अगला क्वेश्चन। अगला भाई ये 2013 में आया है। भाई कुछ डेल्टा डेल्टा यू से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब मिक्सअप ही होते हैं दोनों के। अब इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें CO2 H2O की दी गई है, ग्लूकोज की दी गई है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ग्लूकोज पूछा है। ठीक है भाई। अब ग्लूकोज का फार्मूला अगर लिखें तो C6H12O6। अब इसका कंबशन वाला वैल्यू चाहिए, तो अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो जितना कार्बन है सारा बनाएगा जल के CO2, तो 6CO2 गैस बनेगी। जितना हाइड्रोजन है सारा बर्न होके बनाएगा H2O, तो 6H2O बनेगा। अब भाई H2O लिक्विड लिखना है या गैस लिखना है, इसके लिए टेम्परेचर पे नजर डालो, किस पर कराया जा रहा है प्रोसेस। अगर 100 डिग्री के नीचे है तो H2O लिक्विड,
और 100 के ऊपर है तो H2O गैस, और कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट लिक्विड ही लेते हैं। अब ऑक्सीजन जरा बैलेंस कर लो, हालांकि कैलकुलेशन में जरूरत नहीं पड़ने वाली। ऑक्सीजन देखो, प्रोडक्ट साइड 6 इंटू 2 12 ऑक्सीजन प्लस 6 18 ऑक्सीजन है। 18 में 6 तो इधर ऑलरेडी है ग्लूकोज के पास, 12 वो और चाहिए। तो अगर O2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन जाएगा। तो ये बन गई हमारी कंबशन की रिएक्शन। और इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम डेल्टा एच कंबशन ऑफ ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच कंबशन ऑफ ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। अब हमें एक फार्मूला याद होगा थर्मोकेमिस्ट्री में जो डेराइव करते हैं इस लॉ से, कि कोई भी रिएक्शन हो अगर उसका डेल्टा एच निकालना है और उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स के डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेटा हमें पता है, तो हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में फॉर्मेशन डेटा हमें कंपोनेंट्स का पता है, तो डेल्टा एच रिएक्शन को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करके निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करके निकाल सकते हैं, तो प्रोडक्ट का वैल्यू देख लो, CO2 है एक तो 6 इंटू CO2 का डेटा प्लस 6 इंटू H2O का डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट के लिए 1 मोल ग्लूकोज है तो -1300। तो ये वैल्यू अगर चेक की जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2900। ये वैल्यू आ रही -2900 किलो जूल पर मोल, क्योंकि हमने 1 मोल ग्लूकोज का कंबशन कराया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा भी, ध्यान दो, क्वेश्चन में हमसे पर ग्राम में वैल्यू पूछी है। तो यही डेल्टा एच कंबशन अगर हम पर ग्राम में निकालें तो 1 मोल के लिए मतलब मोलर मास के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है, तो पर ग्राम में निकालनी है तो मोलर मास से डिवाइड करनी पड़ेगी। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, 180। तो अगर 180 से ये चीज डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ रहा है अपना 16.11 किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, तो जो पूछा है क्वेश्चन में वो निकाल लिया, -16.11। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है क्लियरली, सी। देखो, एक चीज हमें प्लस का भी दिया है कि अगर इस फार्मूले में तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की जगह गलती से रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हो तो प्लस में आएगा, तो गलत कर जाओगे। दूसरा, अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा कि पर ग्राम में चाहिए, तो सपोज तुम सही भी कैलकुलेट करके लाए हो तो आंसर ये टिक कर दोगे, बी ऑप्शन, जबकि पूछा है हमसे पर ग्राम में। तो क्वेश्चन करते समय जेई में हमें बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर कुछ सिली मिस्टेक हम करते हैं तो हो सकता है उसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ऑलरेडी हमें दिख जाए, तो ऑप्शन देखते ही हम टिक कर देंगे और आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे अपनी मिस्टेक। ठीक है, नाउ अगला ये क्वेश्चन जो है ये 2012 में आया है जेई एडवांस में, और इसमें हमें मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। डेल्टा एच का डेटा दिया है, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है C2H2 में, और ये कुछ डेटा दिया है। देखो, इस तरह के भी कई बार आते हैं क्वेश्चन। अब आपको सोचना है कि इस डेटा को कैसे यूज किया जाए जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ हेस्लॉ का यूज करके निकालेंगे। देखो तरीका, अब रिएक्शन हमारी है 2C सॉलिड प्लस H2 गैस, और इससे प्रोडक्ट बन रहा है C2H2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एच तो हमारे पास है 225 किलो जूल पर मोल।
अब देखो हमें पता है एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो एंथैल्पी चेंज पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब रिएक्शन अगर सेम है तो पाथ कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम एक अल्टरनेट पाथ बना रहे हैं और उससे कैलकुलेशन करेंगे पूरी। तो हमने एक अल्टरनेट पाथ ऐसे बनाया कि हमने सी सॉलिड को पहले कन्वर्ट किया सी गैस में, तो ये बनाया 2C गैस। H2 गैस जो था उसके बॉन्ड तोड़ के हमने इसको 2H गैसियस एटम में बदला। फिर हमने क्या किया, इससे प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनने में यहाँ से एक तो CC ट्रिपल बॉन्ड बना और 2CH बॉन्ड बन गए। अच्छा, अब वैल्यू एंथैल्पी की डालें तो 2C सॉलिड से 2C गैस बनाने में देखो कितनी चाहिए, 1410 किलो जूल चाहिए। तो 2C सॉलिड से 2C गैस की वैल्यू अगर इधर रख दें 1410। इसी तरह H2 से 2H बनाने में बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 330। तो H2 से 2H बनाने की वैल्यू ये 330। फिर फिर अगर ये बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अब कितनी, एक तो C ट्रिपल बॉन्ड C बन रहा है, तो डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C एक बन रहा है, तो इसके बराबर एनर्जी रिलीज होगी। और 2CH बॉन्ड बन रहा है, 2CH बॉन्ड बन रहा है, तो उसके लिए एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है भाई, तो 2CH बॉन्ड बन रहे हैं, तो तुम अगर नोटिस करो तो यहाँ CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 350 दी है, एक CH बॉन्ड की पर मोल कितनी दी है, 350। तो 2CH बॉन्ड अगर बनेंगे तो डबल रिलीज होगी कि नहीं, तो -2 इंटू 350 इतनी वैल्यू आएगी रिलीज। अब बस सम बराबर कर दें तो डेल्टा एच जो ओवरऑल है ये 225 है। इसको अल्टरनेट पाथ से जाएं तो 1410 प्लस 330 माइनस डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड और -2 इंटू 350 मतलब 700, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी। कैलकुलेट करें अगर तो देखते हैं कितनी वैल्यू बनेगी। तो ये बन जाएगी वैल्यू 815 आ रही वैल्यू। सीसी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आ रही है, 815 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, और ये तुम्हारा आंसर है डी ऑप्शन। तो इसमें तरीका देख लेना, तरीका इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से बहुत बार हम अल्टरनेट पाथ बना के एंथैल्पी चेंजेस वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नो, ये 2010 का छोटा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि डेफ कौन सा है जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 298 केल्विन पर 0 हो। तो हमें पता है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू जो एलिमेंट होता है, जो नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, उस एलिमेंट का डेल्टा एच फॉर्मेशन हम क्या लेते हैं, 0। ठीक है, कोई भी जो नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो, 0। तो पहला Br2, भाई Br2 तो नेचुरली लिक्विड मिलता है ना, Cl2, Cl2 नेचुरली गैस मिलता है, इसी फॉर्म में मिलता है, तो ये करेक्ट है। H2O, H2O कोई एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। CH4 ये भी कंपाउंड है, तो आंसर क्या हो गया, बी। तो देखो ये क्या है कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत बार आते रहे हैं, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एंथैल्पीज की। नाउ ये क्वेश्चन भाई 2010 में आया था और इसने बच्चों को परेशान भी किया था, क्योंकि बेसिकली इसमें बॉन्ड एनर्जी सीसी बॉन्ड की पूछ ली थी किलो कैलोरी में।
अब इंफॉर्मेशन ही है, बच्चों को याद होती नहीं इंफॉर्मेशन, तो मामला उनका अटक गया फिर कि कैसे बताएं। तो इस तरह की सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखो। तो ये वैल्यू जो है सीसी सिंगल बॉन्ड की, ये 100 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान भी रखो, सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड, सीसी ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये डेटा कभी कभी यूज में आ जाता है। नो, अगला जो क्वेश्चन है वो जेई एडवांस 2009 का है। इस क्वेश्चन में हल्का सा इशू था, अभी देखेंगे ड्यूरिंग डिस्कशन की क्या दिक्कत थी। अब ये बोल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है, और इसमें 3.5 ग्राम गैस विद मॉलिक्यूलर वेट 28 दी गई है, जिसको बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, और टेम्परेचर कैलोरीमीटर का इंक्रीज करते हैं, हो जाता है 298 से 298.45 कंबशन में। तो बोल रहे हैं हीट कैपेसिटी अगर कैलोरीमीटर की है इतनी 2.5, तो हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन बताना है। तो इनको मैं अंडरलाइन करता हूँ, फिर लास्ट में इशू डिस्कस करूंगा। कि देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है हमारे पास, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाला हीट चेंज किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर देखें तो 3.5 ग्राम गैस है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है 298 से 298.45, और हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की है 2.5। तो हम अगर कैलकुलेट करें कितनी हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी फिलहाल 3.5 ग्राम के कंबशन से माइनस सी डेल्टा टी। सी है 2.5 और डेल्टा टी है 0.45। तो इतनी जो रिलीज हो रही वो 3.5 ग्राम के कंबशन से रिलीज हो रही। अब अगर यही वैल्यू पर मोल में निकालो, तो दिस हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर दो, तो पर मोल में डेटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मोल में निकाल लेते हैं। तो मोलर मास हमको दिया गया है 28, तो 28 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है -9। तो भाई डेल्टा यू जो आ गया रिएक्शन का, दिस इज -9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ कि जेई ने जो आंसर दे रखा है, वो आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू 9 ही दे रखा है, हालांकि कोई जस्टिफिकेशन तो आया नहीं था। अब ये तो हो गया भाई यहाँ तक का सॉल्विंग। अब आगे देखें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए जो पूछा गया था। या तो यहाँ पे एंथैल्पी नहीं देते, ठीक है ना, तो डेल्टा यू हम निकाल लेते। अब एंथैल्पी दिया है तो हमको डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लगाने के बाद एंथैल्पी की वैल्यू मिलती, जो एक्चुअली में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन भी नहीं दी है कि हम पता लगा पाए कि डेल्टा एन जी क्या है और कैलकुलेट कर पाए। तो ये क्वेश्चन में एरर था, मैं बता देता हूँ तुमको, है ना। तो आंसर जेई ने 9 ही दिया था, इसमें कुछ बाद में रिफॉर्म नहीं हुआ आंसर में। नाउ हम अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन डेल्टा एच फॉर्मेशन। देखो डेफिनेशन पे आ रहे हैं क्वेश्चन बार बार, और डेल्टा एच फॉर्मेशन तुम्हें पता है कि 1 मोल बनाना है सब्सटेंस का, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट से बनाना है जो अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो। चेक करते हैं। पहली रिएक्शन में 1 मोल तो बन रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन का नेचुरल फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट है, जबकि यहाँ पे डायमंड को यूज किया गया है, तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। बी, बी में 1 मोल HF गैस का बन रहा है H2 और F2 से, जो एलिमेंटल फॉर्म है। तो अगर देखोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही।
सी में अमोनिया बन रहा है और एलिमेंट्स से बन रहा है N2H2 से, बट बन रहा है 2 मोल, इसलिए गड़बड़ है, डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। और डी ऑप्शन में CO2 1 मोल बन रहा है, लेकिन CO से बन रहा है, CO कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, दिस इज कंपाउंड, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बी। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन ये है JEE 2000 का, और ये क्वेश्चन जो JEE 2000 का है, इसमें हमें फॉर्मेशन वैल्यू दी है CO2 गैस की, CO गैस की एंड H2O की, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हमसे रिएक्शन का पूछा है। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा भाई। रिएक्शन ये है CO2 गैस प्लस H2 गैस, और इससे CO गैस प्लस H2O। और हमें पता है इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H चाहिए तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ से हम रिएक्शन का डेल्टा H निकाल लेंगे। सो हमको डेटा दिया है, अब प्रोडक्ट में CO गैस और H2O हो गए, तो CO गैस का डेल्टा H फॉर्मेशन है -110.5, H2O 1 मोल है, उसका फॉर्मेशन वैल्यू है -241.8, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CO2 का वैल्यू, CO2 का अगर चेक करें तो ये वैल्यू है -393.5, और H2 का सॉरी 0, क्योंकि H2 नेचुरल एलिमेंटल फॉर्म है तो इसका वैल्यू 0। तो चेक करते हैं जरा कितना ये आएगा वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रहा है भाई प्लस का 41.2 किलो जूल। तो रिएक्शन का जो डेल्टा H है, दिस वैल्यू इज 41.2 किलो जूल, और हमें ऑप्शन बी दिख रहा है 41.2, तो आंसर अपना हो गया बी। देखो ये सब डायरेक्ट ही है क्वेश्चन, कोई मतलब घुमा फिरा के नहीं आता, जो एंथैल्पी की डेफिनेशन है, एप्लीकेशन है, उन्हीं पर सारे क्वेश्चन पूछे गए। सो ये क्वेश्चन JEE 2000 का है, और इस क्वेश्चन में हमें भाई डाई बोरेन की रिएक्शन दी है कंबशन की, और कुछ डेटा दिया है, और इसकी मदद से हमको इस कंबशन का वैल्यू निकालना है कितना होगा। ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं कि डाइबोरेन B2S6 के कंबशन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है भाई। और अगर हम डेटा को लिखें, थोड़ा ब्रेक करते हैं डेटा को, तो पहला वाला जो लिखा हुआ है उसमें देखो तो 1 मोल B2O3 बन रहा है, उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्स है जो अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है। तो इसको हम डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ B2O3 सॉलिड भी लिख सकते हैं ना। इसी तरह लास्ट वाला देखो B2S6 1 मोल बन रहा है, एलिमेंट्स है जो अपनी नेचुरल मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, तो ये वैल्यू को हम डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ B2S6 लिख सकते हैं। और अगर सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऐड कर दें, ये हो गई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकेंड प्लस थर्ड कर दें, तो देखो इक्वेशन हमें दिखेगी H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इससे H2O गैस, और डेल्टा H आ जाएगा सेकेंड थर्ड का सम -286 प्लस 44। इसको हम देखो तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं।
अब हमें पता है कि रिएक्शन जैसे हमारी है B2S6 का कंबशन, अगले पेज पे चलते हैं। तो रिएक्शन हमारी है B2S6 का कंबशन, और इससे बन रहा है B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस। बैलेंस करो अगर ऑक्सीजन, तो 3 + 3 6 ऑक्सीजन, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच निकालना है, मतलब डेल्टा एच कंबशन ऑफ B2S6 निकालना है। अच्छा, रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन डेटा दिए, तो इसको डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या है, B2O3 सॉलिड का फॉर्मेशन प्लस 3 × H2O का फॉर्मेशन गैस का, माइनस रिएक्टेंट में क्या है, B2S6 का फॉर्मेशन। रिएक्टेंट में क्या है, B2S6 का फॉर्मेशन। O2 गैस का क्या होगा, 0। तो ये डेटा हमको इसमें रखना पड़ेगा, काम बन जाएगा अपना डायरेक्ट। तो B2O3 के लिए डेटा देखो, पहला वाला दिया है B2O3 का -1273, तो ये हो गया -1273 प्लस 3 × H2O का डेटा। H2O का अगर नोटिस करोगे तो सेकेंड थर्ड इक्वेशन ऐड करके बनाई है हमने, तो ये अपने पास वैल्यू है -242। तो H2O गैस का आ जाएगा -242 इक्वेशन में, और फिर चाहिए B2S6 का फॉर्मेशन, और B2S6 का फॉर्मेशन ऐसे ही 36 दिया था। तो ये काम बन जाएगा, यहाँ से रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू आएगा। तो वैल्यू अगर चेक करें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 242, और इसमें 1273, तो ये वैल्यू आ रही है -2035 किलो जूल। ठीक है, -2035 किलो जूल, एंड दिस इज योर आंसर। तो देखो यहाँ तरीका क्या है कि हमें जो डेटा दिया था उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो फॉर्मेशन का है या क्या है, और आइडेंटिफाई कर लिया तो सीधे फार्मूला लगा दिया इस इक्वेशन पे कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दूसरा काम हम करते हैं कि भाई इन सब की मदद से ऐड सब्सट्रैक्ट करके हम ये इक्वेशन बनाते, तो यही वैल्यू आती। तो वो सेम ही चीज है, बट अगर डायरेक्ट तुम ऑब्जर्व कर लेते हो डेटा को और कनेक्ट कर लेते हो तो तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगेगा, नहीं तो ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे उसमें थोड़ा एक दो स्टेप आगे बढ़ोगे। और भी क्लियर है क्वेश्चन भाई? ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड 99 का था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी एंडोथर्मिक नहीं है। तो वैसे तो हमें पता है कि कंबशन जो होता है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो एक आंसर तो हमें सीधा दिखा। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। भाई डिकम्पोजिशन जब भी कराओगे तो एनर्जी लगेगी, किसी चीज को ब्रेक करोगे तो एनर्जी लगेगी, तब वो ब्रेक होगी। तो डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, हमको एक्सोथर्मिक ऑप्शन ढूंढना है। ऐसे ही डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो वो तो एक्सोथर्मिक होता है, बट डिहाइड्रोजनेशन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। और कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, अब ये अगर नहीं पता है तो गड़बड़ करोगे। देखो एंथैल्पी डायग्राम अगर बनाओ तो एंथैल्पी का लेवल तुम्हें पता है, ग्रेफाइट डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का एंथैल्पी का लेवल नीचे होता है, और डायमंड कम स्टेबल है तो उसका ऊपर। ठीक है, तो ग्रेफाइट को अगर डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो नीचे से ऊपर जा रहा है एंथैल्पी डायग्राम में, तो डेल्टा एच कैसा दिखेगा, पॉजिटिव।
तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नहीं तो डी ऑप्शन में फंस सकते हो ना। अगला क्वेश्चन भी 99 का ही है। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। एसएफ बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पूछी है SF6 के अंदर, और डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू SF6, S और F इन सबकी दी हुई है। ठीक है, अब डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू अगर SF6, S और F की दी हुई है, तो एक काम करते हैं कि हम रिएक्शन लिख रहे हैं ताकि ये डेटा यूज हो जाए। ऐसी रिएक्शन लिख रहे हैं कि SF6 गैस से अगर हम बनाएं S गैस प्लस 6F गैस, तो देखो सबका फॉर्मेशन डेटा दिया है, तो रिएक्शन का डेल्टा एच तो हम निकाल सकते हैं, और वो ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है भाई, और प्रोडक्ट में सल्फर और फ्लोराइड है, तो सल्फर की वैल्यू है 275 डेल्टा एच फॉर्मेशन, और 6 फ्लोराइड है तो उनकी 6 × 80, माइनस रिएक्टेंट का डेल्टा एच फॉर्मेशन वैल्यू जो है वो है -1100, तो इसको -1100। तो यहां से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी ये 1855 आ रही है। ठीक है ना, 1855 ये वैल्यू आ रही है, और 1855 आ रही है किलो जूल में। अब ये डेल्टा एच रिएक्शन आ गया। अब हमसे पूछा है कि डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी एसएफ बॉन्ड की, तो हम एक काम करते हैं कि एक अल्टरनेट पाथ बनाते हैं, और अल्टरनेट पाथ में इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम 6SF बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो 6 × डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF बॉन्ड के बराबर हो जाएगी यही वैल्यू। तो इसी को हम लिख पाएंगे 6 × डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF बॉन्ड। ठीक, तो देखो कितनी वैल्यू आ गई। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ SF बॉन्ड, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 309 अप्रॉक्स आ रही है, 309.16। ठीक है, किलो जूल पर मोल, और यही आंसर है। क्लियर है तरीका? तो जो डेटा है उसको अपने अकॉर्डिंग यूज किया, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। ये जेई एडवांस 1998 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आया था थर्मोकेमिस्ट्री पर। अब इस क्वेश्चन में एंथैल्पी चेंज हमें कंबशन का निकालना है, साइक्लोप्रोपेन का, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा दिया है CO2 H2O प्रोपीन का। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन दिया है साइक्लो प्रोपेन टू प्रोपेन। अब देखो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में ये चीज बहुत दिखती है कि डेटा हमें दिया होता है, और उसको कैसे यूज में लेना है वो हमें खुद सोचना है, ताकि उसको प्रॉपर सेट करके जो रिक्वायर्ड हमें है वैल्यू वो कैलकुलेट कर पाए। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि कंबशन का निकालते हैं प्रोपीन का, क्योंकि प्रोपीन तो हमें दिया हुआ है। तो प्रोपीन की अगर कंबशन की इक्वेशन लिखें, तो ये बनेगा 3CO2 प्लस 3H2O। तो ये प्रोपीन के कंबशन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन हो गई, तो यहाँ हमें सबके फॉर्मेशन का डेटा दिया है, तो इस रिएक्शन का हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो रिएक्शन का डेल्टा एच जो होगा, इसको हम डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोपीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोपीन के कंबशन की रिएक्शन है।
अब इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 3 इंटू CO2 का फॉर्मेशन वैल्यू प्लस 3 इंटू H2O का फॉर्मेशन वैल्यू, ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में O2 के लिए तो डेल्टा H फॉर्मेशन 0 होगा, और प्रोपीन का डेल्टा H फॉर्मेशन हमें 20.42 दिया है। अब इससे हम डेल्टा H कंबशन निकाल लेते हैं, या रिएक्शन का डेल्टा H निकाल लेते हैं प्रोपीन का, तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई, कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू आ रही है -2058.32 किलो जूल पर मोल। हमें मेथड पे ध्यान रखना है कि अप्रोच कैसे सेट करें अपनी। अब ये आ गई प्रोपीन की कंबशन डेटा। अब हमें एक डेटा और दिया है साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन का आइसोमराइजेशन। तो साइक्लोप्रोपेन से प्रोपीन का आइसोमराइजेशन इस तरीके से लिख रहे हैं, दिस इज साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन। इस रिएक्शन का हमें डेल्टा एच दिया हुआ है, और इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है दिस इज -33 किलो जूल। सो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन इज, कंबशन डेटा हमें यूज करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट है साइक्लोप्रोपेन, तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट जो है अपना वो प्रोपीन है, प्रोपीन का कंबशन वैल्यू -2058.32 हम ला चुके हैं, और रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पता है -33। ठीक है भाई, तो यहाँ से डेल्टा एच कंबशन आ जाएगा, तो डेल्टा एच कंबशन की वैल्यू साइक्लोप्रोपेन की ये हो जाएगी माइनस में 2091.32 किलो जूल, एंड दिस इज आवर आंसर। कि डेल्टा एच जो आ रहा है हमारा वो इतना आ रहा है किलो जूल पर मोल में साइक्लोप्रोपेन का। तो देखो, इस तरीके से हमें पूरे डेटा को यूज में लेना है कैलकुलेशन के लिए। तो ये हमें खुद सोचना है कि डेटा हम कैसे यूज में लेंगे। ये थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में मतलब पॉइंट रहता है हमेशा। नाउ जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 97 में आया था, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे हमें क्या, लिक्विड मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन निकालना है, और हमें डेटा बहुत सारा फिर वैसे ही दे दिया जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, कि मिथाइल अल्कोहल का वेपराइजेशन वैल्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन गैसियस एटम्स का फ्रॉम एलिमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है पढ़ने वाली, कि गैसियस एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एलिमेंट स्टेट। ठीक है ना, तो 1 मोल हमें बनाना है गैसियस एटम उनके एलिमेंट से, उसका डेटा हमें ये दिया है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, और बॉन्ड एंथैल्पी दी है। तो इससे लिक्विड मिथाइल अल्कोहल का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो एक काम करते हैं, लिक्विड मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो फॉर्मेशन बनाएंगे तो 1 मोल कार्बन चाहिए ग्रेफाइट, तो हमने लिख लिया सी सॉलिड। सी सॉलिड जनरली ग्रेफाइट को लिख देते हैं शॉर्ट में ऐसे। 4 H है तो 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो देखो, ये हो गया रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का डेटा हमें चाहिए, ये एंथैल्पी चेंज हमें
कैलकुलेट करना है। अब ये करना है तो हम पाथ कोई भी हो, एंथैल्पी चेंज तो सेम ही आएगा। तो एक अल्टरनेट पाथ बनाते हैं। हम पहले सी सॉलिड को सी गैस में बदलेंगे। 2H2 गैस बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 4H गैसियस एटम बनेंगे इससे। O2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो O गैसियस एटम बनेगा और इसके रिएक्शन से CH3OH गैस बनेगा और CH3OH गैस को हम फाइनली CH3OH लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमने अल्टरनेट एक पाथ बना लिया और पाथ इस तरीके से बनाया है कि जो डेटा गिवन है उसका यूज आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब गैसियस एटम दिए हैं, उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एलिमेंट। तो एलिमेंट अब ग्रेफाइट हुआ कार्बन के लिए, तो 1 मोल कार्बन एटम के फॉर्मेशन का वैल्यू ये दिया है 715। तो ये जो रिएक्शन लिखी है इसी का वैल्यू है ये 715 किलो जूल। फिर 1 मोल H एटम के फॉर्मेशन का वैल्यू दिया एलिमेंट से 218। तो 4 मोल H बन रहे हैं तो 4 इंटू 218। फिर 1 मोल O का डेटा दिया है 249। अब 1 ही मोल O बन भी रहा है तो 249। फिर एटम बन गए तो ये गैसियस एटम कॉम्बाइन होके प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब ये प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल जो बन रहा है इसमें अगर नोटिस करो तो 3 CH बॉन्ड, एक CO सिंगल बॉन्ड और एक OH बॉन्ड बन रहा है। तो इतने बॉन्ड अगर गैसियस एटम से बनेंगे तो इसमें हीट रिलीज होगी। तो 3 CH के केस में कितनी रिलीज होगी? -3 इंटू CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज 415। एक CO बॉन्ड में रिलीज होगी 356 और एक OH बॉन्ड में रिलीज होगी 463। ठीक है, अब लास्ट में CH3OH गैस को लिक्विड में ले जा रहे हैं। तो वेपराइजेशन अगर लिक्विड का गैस में करते तो जितना हीट चेंज होता, कंडेंसेशन मतलब गैस को अगर लिक्विड में कंडेंस करेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा बट साइन नेगेटिव होगा। तो लिक्विड से गैस लाने का +38 किलो जूल पर मोल डेटा हमें दिया है ऊपर, तो गैस से लिक्विड लाने का -38। अब ये सारी एंथैल्पीज का जो सम है ये हमको दे देगा वैल्यू डेल्टा एच की, और यही डेल्टा एच अपना डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH3OH है। तो वैल्यू रख लेते हैं, जैसे 715 + 4 इंटू 218 + 249 -3 इंटू 415 -356 -463 -38। तो देखो इस तरह की कैलकुलेशन तो खूब करनी पड़ेगी थर्मोकेमिस्ट्री में, हमेशा ही आते रहते हैं ऐसे कैलकुलेटिव। चेक कर लेते हैं कितना आएगा वैल्यू। बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू चेक करें अगर, तो अपने पास आ रही है -266। एक बार आंसर और वेरीफाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये JEE 1996 का है और ये भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। तो इसको ध्यान रखिएगा कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसमें स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन की हमें दी गई है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन की दी हुई है और इस डेटा से रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है बेंजीन की। ठीक है भाई, चेक करते हैं। तो पहले जो हमें दी गई हैं वैल्यूज उनको लिख लेते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सीन के हाइड्रोजनेशन की
तो अगर हम साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमको ये वैल्यू दी जा रही है कि इससे साइक्लोहेक्सेन बनेगा, और साइक्लोहेक्सेन बनेगा तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज -119 किलो जूल पर मोल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू इतनी है। एक डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू ये है। ठीक है भाई। अब एक डेटा हमको दिया है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन, तो हम इस तरीके से रिएक्शन लिख रहे हैं कि सपोज ये बेंजीन है और बेंजीन का अगर हाइड्रोजनेशन कराएं तो बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराएं और इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करें साइक्लोहेक्सेन में, तो ये इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखो, इसका अगर हम डेल्टा एच निकालें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो साइक्लोहेक्सेन का हमें फॉर्मेशन वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, और ये वैल्यू है -156, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। हाइड्रोजन H2 गैस का 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म है, और बेंजीन का फॉर्मेशन वैल्यू +49 है। तो ये रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू यहाँ से हमारा आ गया। अब हमको ये पता है कि भाई पाथ कोई भी हो, वैल्यू तो एंथैल्पी चेंज का सेम ही आएगा, तो हम एक अल्टरनेट पाथ बना रहे हैं। अब ये बेंजीन जो है वो तो रेजोनेटिंग होगा ना। अब इस रेजोनेटिंग बेंजीन को सबसे पहले हम एनर्जी दे रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं इसको साइक्लोहेक्सीन में, तो ये साइक्लोहेक्सा ट्राईइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेंजीन को हम साइक्लोहेक्सा ट्राईइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसका करा रहे हैं हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन करा के फाइनली बना रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। तो ये अल्टरनेट पाथ हमने सेलेक्ट किया। अब बेंजीन को साइक्लोहेक्सा ट्राईइन में कन्वर्ट करना है तो रेजोनेंस एंथैल्पी के बराबर देनी पड़ेगी वैल्यू, तो यहाँ पे डेल्टा एच रेजोनेंस एंथैल्पी के बराबर की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, तो ये कन्वर्ट होगा साइक्लोहेक्सा ट्राईइन में, और साइक्लोहेक्सा ट्राईइन फर्दर साइक्लोहेक्सेन में बदल रहा है, तो यहाँ 3 डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमें ऊपर डेटा दिया, एक डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने में -119 किलो जूल का चेंज होता है, तो 3 डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने में -3 इंटू 119 का चेंज होगा। अब ये ओवरऑल वैल्यू जो डेल्टा एच हमने रिएक्शन का निकाला है उसके बराबर होगी। तो अगर इसको लिख लें इक्वेट करके, तो डेल्टा एच रिएक्शन का जो हमने निकाला था वो वैल्यू हमारी आएगी -156 और -49, तो ये वैल्यू तो आ रही है 205, माइनस का 205। तो हम डेल्टा एच रिएक्शन का जो है दैट इज -205, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा एच रेजोनेंस एंथैल्पी ऑफ बेंजीन -3 इंटू 119, तो डेल्टा एच रेजोनेंस एंथैल्पी जो होगी ये वैल्यू आ जाएगी 152, मैग्नीट्यूड आ रहा है 152 किलो जूल पर मोल, ये बेंजीन का रेजोनेंस एंथैल्पी आ रहा है। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तरीका देख लो,
अच्छा क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच किए, कैसे हम लोगों ने डेटा को यूज किया है। हमने एक तो यहाँ से डेटा हमें दिया था कि एक डबल को सिंगल में कन्वर्ट करने में कितना एंथैल्पी चेंज होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है इस केस में। फिर हमने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन जब कराया तो इसकी एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन डेटा की मदद से निकाल ली, और बेंजीन को साइक्लोहेक्साट्राइन में कन्वर्ट किया और फिर उसे साइक्लोहेक्सेन में, तो जो एंथैल्पीज थी हमारे पास उसको यूज कर लिया हमने। नाउ अगला क्वेश्चन जो है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इथाइलिन का। अब इथाइलिन का अगर पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो एन मॉलिक्यूल इथाइलिन के कॉम्बाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं पॉलीइथाइलिन। ठीक है, एन एक लार्ज वैल्यू है, गिवन है। तो एवरेज एंथैल्पीज बॉन्ड डिसोसिएशन की हमें सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी दी हुई है, और एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ इथाइलिन निकालना है। तो इस रिएक्शन का पहले डेल्टा एच चेक करते हैं कि कितना आएगा, फिर पर मोल ऑफ इथाइलिन हम बात कर लेंगे। तो देखो हम एक अल्टरनेट पाथ यूज कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके इनको एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो N इंटू 2C गैसियस एटम बनेंगे, प्लस N इंटू 4H गैसियस एटम बनेंगे जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और फाइनली इसको हम प्रोडक्ट में लाएंगे। ठीक। अच्छा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कितनी एंथैल्पी हमें देनी पड़ेगी? बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखो कितनी देनी पड़ेगी। कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? यहाँ देखो एक CC डबल बॉन्ड है और 4 CH बॉन्ड है, और इंटू N करना है। तो N इंटू CC डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, प्लस N इंटू 4 CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो इतने बॉन्ड ब्रेक करने में हमें एंथैल्पी चाहिए। अब भाई ये गैसियस एटम कॉम्बाइन होके प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल तैयार करेंगे, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब कितनी रिलीज होगी? देखो यहाँ पे कितने, 2 CH यहाँ पे है, 2 CH यहाँ पे, 4 CH है, और इंटू N। तो 4N CH बॉन्ड के बराबर एक तो रिलीज होगी वैल्यू, प्लस देखो यहाँ CC सिंगल बॉन्ड है, एक तो ये बीच में CC सिंगल दिख रहा है और इधर दिख रहा है, तो उसको अगर एवरेज काउंट करें तो आधा इस कार्बन के अकाउंट में, आधा दूसरे कार्बन के अकाउंट में। तो हाफ CC सिंगल बॉन्ड इधर मिला, और ऐसे ही हाफ CC सिंगल बॉन्ड इधर मिला। तो टोटल CC सिंगल बॉन्ड कितने हो गए? 2, और इंटू N टाइम्स, तो 2N CC सिंगल बॉन्ड हो गए टोटल। तो रिएक्शन का डेल्टा एच अगर देखो कितना होगा, तो देखो 4 CH 4N CH बॉन्ड के बराबर यहाँ पे यूज हो रही है, और 4N CH बॉन्ड के बराबर प्रोडक्ट में निकल रही, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, N इंटू CC डबल बॉन्ड माइनस 2N इंटू CC सिंगल बॉन्ड। तो ये डेल्टा एच रिएक्शन आया। अब हमें पर मोल ऑफ इथाइलिन निकालना है, इसका मतलब डेल्टा एच रिएक्शन डिवाइडेड बाय N, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो दिस इज CC डबल बॉन्ड -2 इंटू CC सिंगल बॉन्ड, इतनी वैल्यू चाहिए। अब CC डबल बॉन्ड कितना है भाई? 590, और CC सिंगल बॉन्ड कितना है? 311। तो ये वैल्यू यहां से आ जाएगी अपनी -32 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन जो है इथाइलिन का, वो -32 किलो जूल पर मोल आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। एन लार्ज लेने का रीजन ये है कि एन जब बहुत लार्ज वैल्यू है तो ये हम मान पाएंगे कि आधा इस कार्बन के अकाउंट में, आधा इस कार्बन के अकाउंट में। स्मॉल एन के लिए ये अप्रोक्सीमेशन फिर वैलिड नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ये 1993 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज टिपिकल है। अब देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कैलोरीफिक आउटपुट अगर चाहिए तो ऑप्टिमम फ्यूल और ऑक्सीजन का रेशियो इसके लिए लेना पड़ेगा। और वो ऑप्टिमम रेशियो क्या है कि जितना फ्यूल है उससे 3 टाइम्स ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होगी थ्योरेटिकली फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। तो अब ऐसा एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि एक बर्नर है जिसको हमने एडजस्ट किया है मीथेन के लिए, और x लीटर पर आवर मीथेन अगर इसमें पास करते हैं तो 6x लीटर हमें O2 चाहिए, मतलब इसको ऑप्टिमम जो कंबशन कराना है उसके लिए। तो अगर यहाँ पे नोटिस करें कि भाई CH4 के कंबशन की रिएक्शन ये है, तो हमें दिख रहा है कि भाई बर्न करने के लिए स्टोइकोमेट्री के हिसाब से 1:2 का रेशियो चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 1:3 का रेशियो ले रहे हैं। दूसरी चीज, हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सारा कैलकुलेशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कर रहे हैं, और इस कंडीशन में मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, इसलिए हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिला के x लीटर हमने ली पर आवर मीथेन, और इसके लिए चाहिए 2x, बट हमने उससे 3 टाइम्स ज्यादा मतलब 6x लीटर पर आवर ऑक्सीजन यूज की। ठीक है। अब जिस भी प्रेशर टेम्परेचर पर होगा सिस्टम, तो हमने ये मान लिया कि x लीटर CH4 is equivalent to n mole of CH4. X liter of CH4 is equivalent to n mole of CH4। और हमें कंबशन का डेटा दिया है कि 1 मोल CH4 के कंबशन से 809 किलो जूल पर मोल निकलती है हीट। तो इसका मतलब n मोल के कंबशन से कितनी निकलेगी? n मोल के कंबशन से nx सॉरी n मोल के कंबशन से -809 n इतने किलो जूल पर मोल निकलेगी। ठीक है। तो ये हो गया कि टोटल इतनी हीट निकली। अब इतनी हीट निकली तो इतनी हमें किससे चाहिए? ब्यूटेन के कंबशन से चाहिए। अब ब्यूटेन के कंबशन से चाहिए तो हमने मान लिया कि अगर इतनी हीट हमें ब्यूटेन के कंबशन से चाहिए तो इसके लिए ब्यूटेन के y मोल लगेंगे या ब्यूटेन के m मोल लगेंगे। तो -809 n, 1 मोल ब्यूटेन से -2878 किलो जूल हीट निकलती है, तो m मोल ब्यूटेन से इतनी हीट निकलेगी, और m मोल ब्यूटेन से इतनी हीट निकलेगी तो m की वैल्यू आ जाएगी 809/2878 इंटू n मोल, इतनी आ गई। अब भाई मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम पास करेंगे? तो देखो, n प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब n मोल के करस्पॉन्डिंग गैस का वॉल्यूम है x लीटर। तो इतने मोल के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा? इतने मोल के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो हम लिखेंगे 809/2878 x लीटर। इसका मतलब इतने लीटर पर आवर अगर हम सी एच सॉरी ब्यूटेन पास करेंगे तो सेम कैलोरीफिक आउटपुट मिलेगा जो हमें मीथेन से मिल रहा था। और ये वैल्यू कितनी हो रही है जरा चेक कर लेते हैं, 809/2878। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.28 आ रहा है, 0.28x। ठीक है। इसका मतलब
0.28 लीटर पर आवर तो हो गई C2H4, सॉरी C2H10 ब्यूटेन। अब हमें चाहिए ऑक्सीजन, ब्यूटेन का तो आ गया, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि सेम कैलोरीफिक आउटपुट के लिए रेट ब्यूटेन और ऑक्सीजन का कितना होगा। तो भाई ब्यूटेन का रेट तो ये आ गया। अब ऑक्सीजन का रेट चाहिए, तो ब्यूटेन की ऑक्सीजन के साथ जरा बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ब्यूटेन की ऑक्सीजन के साथ अगर बैलेंस इक्वेशन लिखें तो इससे हम निकाल पाएंगे। तो ये बनेगा 4CO2 गैस प्लस 5H2O। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 13/2 ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, अब इसका रेट ब्यूटेन का कितना है, 0.28x। तो 0.28x लीटर पर आवर रेट है ब्यूटेन का। तो रिएक्शन के हिसाब से इसका 13/2 टाइम्स चाहिए हमें ऑक्सीजन। बट एग्जैक्टली बोला गया है कितना लेना है, हमको लेना है जितना चाहिए उसका 3 टाइम्स, तो इंटू 3। तो इतने लीटर पर आवर हमें ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू कितनी निकल रही है एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5.46 आ रही है एक्स लीटर पर आवर। इसका मतलब इतने लीटर पर आवर, अगर हम मतलब सेम कैलोरीफिक आउटपुट चाहिए तो हमें C4H10 की सप्लाई 0.28x लीटर पर आवर से देनी पड़ेगी एंड ऑक्सीजन की सप्लाई 5.46x लीटर पर आवर देनी पड़ेगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी लैंग्वेज इसकी समझने में स्टार्टिंग में दिक्कत भी आती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं जेई में, तो हमें थोड़ा सा लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। नाउ अगला ही जो क्वेश्चन है 1992 का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिएक्शन हमें दी गई है और हमें कंबशन वैल्यू दी गई है सारे कंपोनेंट की। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है C3H8 का। ठीक है भाई, तो कंबशन वैल्यू हमें H2 की, CH4 की, C2H6 की और ग्रेफाइट की दी गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला काम करते हैं कि हम रिएक्शन का यूज ले रहे हैं। रिएक्शन है C3H8 गैस। डेटा कैसे यूज करना है ये सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ H2 गैस रिएक्ट करके C2H6 गैस और प्लस CH4 गैस ये बनाएगा। ठीक है, अब ये बनाएगा तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि फॉर्मेशन डेटा हमें सब कंबशन वैल्यू सबकी दी है। तो अगर हमें एक बार C3H8 का कंबशन मिल जाए तो रिएक्शन का डेल्टा H निकाल पाएंगे। तो रिएक्शन का डेल्टा H हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा H कंबशन ऑफ C3H8 प्लस डेल्टा H कंबशन ऑफ H2, तो ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में डेल्टा H कंबशन ऑफ C2H6 प्लस डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4। ठीक है भाई, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो डेल्टा H आ जाएगा। अब हम ऑब्जर्व करें तो एक वैल्यू मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है? डेल्टा H कंबशन C3H8 का गायब है, जो नीचे डेटा दिया गया है। अब इसका गायब है तो इसके बिना काम बनेगा नहीं, बाकी सबके देखो कंबशन वैल्यू दिए गए। तो हमें पहले इसका कहीं से लेना है डेल्टा H कंबशन।
तो इसका डेल्टा एच कंबशन अगर लेना है तो एक काम करते हैं कि इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखते हैं और इस डेटा को यूज करते हैं जो ऊपर दिया गया है। तो फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें तो C3H8 का 1 मोल हमें बनाना है और इसमें प्रेजेंट एलिमेंट से बनाना है। तो 3C ग्रेफाइट, C सॉलिड लिख रहे हैं इसको, प्लस 4H2 गैस। तो ये फॉर्मेशन की इक्वेशन है। तो देखो हमें फॉर्मेशन का डेटा ये दिया है नीचे -103। तो इसको हम लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो -103 इक्वल टू 3 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट जो -393 है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, प्लस 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 जो -285.8 दी गई है, माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यहाँ से डेल्टा एच कंबशन ऑफ C3H8 आ जाएगा। ठीक है, तो जरा चेक करें डेल्टा एच कंबशन ऑफ C3H8 इस डेटा से। जो कैलकुलेशन तो पुराने जो भी क्वेश्चन आते थे उनमें कैलकुलेशन खूब थी। तो ये वैल्यू हम ऐसे देख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ रही -2219.2। इतनी वैल्यू आ रही कंबशन की C3H8 की। अब इसको यूज करके इधर वाली रिएक्शन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये डेटा डाल देते हैं इसमें, जो ये कैलकुलेट होके आया, तो -2219.2 प्लस H2 का कंबशन, H2 का -285.8, ये हो गया कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट में C2H6 -1560, CH4 -890। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होके हमको आंसर मिलेगा, जरा चेक करते हैं। 1560 और प्लस 890, ये वैल्यू आ रही है अपनी 55 माइनस की। दिस इज किलो जूल। तो डेल्टा एच रिएक्शन जो आ रहा है अपने पास, दिस इज -55, एंड ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले जो निकालना है उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, अब वो मिसिंग डेटा कैसे निकालना है वो सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वेशन लिखोगे, वहां से वो मिसिंग डेटा फाइंड करोगे और फिर मेन चीज कैलकुलेट करोगे। नो, अगला क्वेश्चन 1990 का है, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये भी इसी तरह है, डेटा यूज करना है हमको प्रॉपर। तो इसमें दिया जा रहा है कि किलो कैलोरीज पर मोल में सारे डेटा है एक तो, और बॉन्ड एंथैल्पी हमें सीसी सिंगल बॉन्ड एंड सीएच बॉन्ड की निकालनी है। ग्रेफाइट को गैस में कन्वर्ट करने का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, एच बॉन्ड एंथैल्पी दी है, H2 का कंबशन डेटा हमको दिया है, और सी ग्रेफाइट का कंबशन दिया है, C2H6 C3H8 का कंबशन दिया है। और कुल मिला के लग रहा है क्वेश्चन काफी बड़ा है साइज में, क्योंकि हमें निकालने दो अननोन है, एक तो CC सिंगल बॉन्ड और एक CH बॉन्ड। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये चीज आएगी। तो देखो कंबशन का डेटा हमको दिया है, तो एक काम करते हैं पहले कि कंबशन की इक्वेशन लिखते हैं C2H6 की।
तो C2H6 के कंबशन की इक्वेशन सबसे पहले सारा कार्बन बनाएगा CO2, सारा हाइड्रोजन बनाएगा H2O। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो ये हो गया 7/2। अब ये हमारे पास इसका कंबशन का वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में -372 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें एक काम करते कि इसमें एक तो देखो CO2 का फॉर्मेशन डेटा हमें दिया है, ठीक है ना। ये देखो, इसको क्या लिखोगे, CO2 के फॉर्मेशन का एंथैल्पी। इसको क्या लिखोगे, H2O के फॉर्मेशन का एंथैल्पी। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें, इसके फॉर्मेशन का वैल्यू 0 होता है, तो इसके फॉर्मेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पहले इस डेटा को यूज कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ये वैल्यू नोटिस कर लो, ऑब्जर्वेशन पे है, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही है, उसी के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी। ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं इसमें इक्वेशन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 इंटू -94 ये CO2 का, प्लस 3 इंटू H2O, तो 3 इंटू -68, तो ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, O2 का होता है 0, तो ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 यहाँ से आएगा। तो देखते हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस कितना है। बड़ा लग रहा है साइज में क्वेश्चन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20, माइनस का 20 किलो कैलोरी आ रहा। तो एक डेटा तो अपना ये निकला। अब ये डेटा निकला, तो इससे हम फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख के बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा यूज कर सकते हैं। देखो, C2H6 के फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन लिखें तो हम ऐसे लिख पाएंगे, C2H6 क्या लिखे फॉर्मेशन में, 2C सॉलिड प्लस 3H2 गैस। ये हमने इसके फॉर्मेशन का लिखा। अब इसके लिए अल्टरनेट पाथ बना ले। अल्टरनेट पाथ क्या है, 2C सॉलिड को हम एक तो 2C गैस में लाएंगे, 3H2 को बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 6H गैस बनाएंगे, और यहाँ से हम C2H6 में इन्हें कन्वर्ट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन करके। और इस रिएक्शन तो C2H6 के फॉर्मेशन की है, तो इस फॉर्मेशन का अभी हमने कैलकुलेशन -20 किया है। देखो, तो दिस इज -20। सी सॉलिड को सी गैस में कन्वर्ट करना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन 172, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 172, 3H2 से 6H बनाने। सेकेंड इक्वेशन देखो, H2 की बॉन्ड एंथैल्पी दी है 104, तो 3 के लिए हो गया 3 इंटू 104, और ये एटम कंबाइन होके प्रोडक्ट का गैस मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक CC सिंगल बॉन्ड और 6CH बॉन्ड के बराबर वैल्यू होगी। तो -CC सिंगल बॉन्ड लिख रहे हैं, इतनी रिलीज होगी, और -6 इंटू CH बॉन्ड इतनी रिलीज होगी। तो यहाँ जरा इक्वेशन बनाओगे अगर इससे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा डेटा, CC सिंगल बॉन्ड प्लस 6 इंटू CH बॉन्ड, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 172 प्लस 3 इंटू 104 प्लस 20। तो ये 676 आ रही है। देखो, एक इक्वेशन बनी है। अब इतना ही काम करके दूसरी इक्वेशन बनानी है।
भाई अब हमें C3H8 के लिए यही काम करके इक्वेशन बनानी है पूरा। तो C3H8 के कॉम्बशन की इक्वेशन अगर लिखें, तो C3H8 के कम्बशन की इक्वेशन तो ये बनेगा 3CO2 प्लस 4H2O, ऑक्सीजन 6 प्लस 4 10, तो ये 5O2 हो गया। अब C3H8 के कम्बशन का डेटा हमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और ये -530 दिया है, तो -530, तो ये वैल्यू है -530, तो इसको लिख सकते हैं -530 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में CO2 का 94 दिया था माइनस का, H2O का ये हमें 68 दिया था कैलोरी में, रिएक्टेंट साइड O2 का तो 0 होगा, प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C3H8, ठीक है भाई। अब यहां से डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ C3H8 अगर देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी -24। अब ये -24 है, तो भाई इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें सिमिलर वे में, और इसके फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें तो C3H8 के फॉर्मेशन की अगर इक्वेशन लिखोगे तो 3C सॉलिड प्लस 4H2 गैस, और फॉर्मेशन का डेटा अपने पास -24 आ चुका है। अब इसी को अल्टरनेट पाथ बनाए जैसे पिछली बार बनाया था, 3C सॉलिड को 3C गैस, 4H2 गैस से 8H गैस, और ये कॉम्बाइन होके प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 3C सॉलिड से 3C गैस का डेटा देखो, ये दिया है 172 और दूसरा वाला 104, तो ये 3 इंटू 172 और ये 4 इंटू 104, और इधर गैसियस एटम कॉम्बाइन होके प्रोडक्ट का गैस मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो C3H8 में देखो 2 CC बॉन्ड बन रहे हैं सिंगल, और 8 CH बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन हम बना सकते हैं, सो अगर ये वैल्यू रखें यहाँ पे तो ये बन जाएगा अपना 2 CC सिंगल बॉन्ड प्लस 8 CH बॉन्ड, ये वैल्यू इक्वल टू, चेक कर लेते हैं एक बार, तो ये आ जाएगी 3 इंटू 172 प्लस 4 इंटू 104 प्लस 24, ये 956 के बराबर आ रही है। 2 से डिवाइड और कर लो भाई, तो ये वैल्यू आ रही है 478, मतलब CC सिंगल प्लस 4 CH बॉन्ड, ये 478। तो देखो ये इक्वेशन 2 बन गई, और इक्वेशन 1 हम पहले ऑलरेडी बना ही चुके थे। इक्वेशन 1 जो थी ये वाली थी, दिख रही है हमें, CC सिंगल प्लस 6 CH, ये 676, CC सिंगल प्लस 6 CH, ये 676, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास CC सिंगल बॉन्ड एंड CH बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड से अगर फर्स्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दी जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा लेफ्ट साइड 2 इंटू CH बॉन्ड, दिस इज इक्वल टू 198, या CH बॉन्ड ये आ गया 198/2,
दैट इज 99। तो 99 किलो कैलोरी, ये तो आ रहा है CH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी। और ये वैल्यू अगर डाल दें, इक्वेशन 2 में ही डाल दें मान लो, तो इक्वेशन 2 में डालें तो ये आ जाएगा CC सिंगल, ये आ रहा है 82 किलो कैलोरी। ठीक है भाई। सो बच्चों, अगर ये पूरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से पूरा देखेंगे, उसी के हिसाब से अगर काम करेंगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चंस को करें। ये लास्ट मोमेंट रिवीजन भी इसमें कर सकते हैं आप, इन सारे क्वेश्चंस को देख के कि कैसे अप्रोच की गई है, तो पूरी चीजें समराइज होती चली जाएंगी। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।